बिहार में जब कुछ महीने पहले चुनाव शुरू हुआ, उससे पहले वहाँ पर चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू किया था। उसको लेकर विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, लेकिन वो मुद्दा चुनाव के नतीजों में हवा हवाई साबित हुआ। अब बिहार में बड़े बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है और उसको लेकर बीजेपी उत्साहित है। दूसरे उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर जो है वो प्रक्रिया इस समय जारी है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीजेपी ओबीसी के लक्ष्मण साहब वो मौजूद हैं, जो आज मेरठ पहुंचे हैं। सर, पहले तो आपके विजिट के बारे में जानना चाहेंगे। आज का जो आपका विजिट रहा, उसके क्या क्या विषय आपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं से डिस्कस किए हैं? मैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के नाते और राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के नाते मेरा जो उत्तर प्रदेश में प्रवास हो रहा है, उसी सिलसिले में आज मेरठ आना हुआ, क्योंकि जो भी बचा जिला में और मंडल में कमेटी जो गठन नहीं हुआ, उसको शीघ्र गति से पूरा करने के लिए मैं आग्रह किया। हमारे पूरा क्षेत्र के नेताओं से आज बैठक किया, विस्तार रूप से चर्चा किया, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुनना होगा, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना है। इसलिए कि ये देश भर में लगभग 37 राज्यों में 29 राज्यों में कमेटी हो गया है और लगभग 10 लाख बूथों में 9 लाख बूथ का कमेटी हो गया। 12,000 हमारे जो 18,000 जो मंडल है, उसमें 17,000 मंडल कमेटी भी गठित हो गया और 1,000 जिला अध्यक्षों में 950 जिला अध्यक्ष पूरा। जो भी बचा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसका पूरा करने के लिए और अभियान हमारा जो चल रहा है पार्टी का, चाहे सरदार पटेल जी का 150 वर्ष पूर्ण होने से वो अभियान और वंदे मातरम का 150 वर्ष जो रचना हुआ, उसके अभियान भी चल रहा है। उसको उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारा मेरठ क्षेत्र के अंदर फिर तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हम उनके साथ संवाद किए, चर्चा किए। आज बड़ी अच्छा सफलतापूर्वक एक बैठक हुआ। सर, बिहार में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, बम्पर सीटें आपको वहाँ पर मिली हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है एसआईआर को, तमाम तरह की यात्राएं वगैरह वो सब विपक्ष ने निकाली। आप क्या मानकर चल रहे हैं, जनता ने एकदम से रिजेक्ट किया उनको? ये जनता ने तय कर लिया, देश भर में मोदी जी का नेतृत्व में जो विकास, विरासत और गरीब कल्याण योजना, बिना आज भ्रष्टाचार जो शासन जो बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र में जो चल रहा है, लोग प्रभावित है। मगर आज हमारा विपक्ष नेता राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो बार बार कभी जब भी जो चुनाव हारते हैं तो एक बार तो ईवीएम के बारे में वो टिप्पणी करते हैं। तो ईवीएम तो राजीव गांधी के ज़माने में लाया गया, तो क्या मानते पता नहीं। आज वोट चोरी के बारे में बोलते हैं। अरे बिहार के चुनाव हो गया, दिल्ली में आके हरियाणा में वोट चोरी के माध्यम से बीजेपी जीता। ऐसा लोग हंस रहे हैं, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। और मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार के जनता ने आज सफलतापूर्वक 202 सीट जीतना एनडीए मामूली बात है। जो भी कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं वो भी डूब जा रहे हैं, ये कांग्रेस भी डूब गया। ये डूबती हुई नाव है। तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटका, ज़्यादा देर नहीं है, वहाँ पे भी ज़रूर बीजेपी, क्योंकि ये हवा में जो बात कर रहे हैं लोग उनको हल्का सा ले रहे। ये आज राजनीतिक दल के विपक्ष के नेता के नाते कभी ओबीसी का मुद्दा उठाते। अरे ओबीसी के लिए किए क्या आप? आपका पूरा नेहरू परिवार ओबीसी का आरक्षण को विरोध किए आप ही। काका कलेक्टर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक विरोध किया, जो आपके नेहरू परिवार जी ने और आपके कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर गरीब योजना अंतिम व्यक्ति तक, बिना आज भ्रष्टाचार का कोई दलाली व्यवस्था ही नहीं है, सीधा सीधा अंतिम व्यक्ति तक बैंक के खाते से पहुंचने से लोग प्रभावित है। इसलिए मोदी जी को जहां भी चुनाव देश भर में लगातार बीजेपी जीत के आ रही है। सर, कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे बिहार में, जो बड़ा सहयोगी दल था राष्ट्रीय जनता दल, उसको भी रिजेक्ट कर दिया सरकार ने। अब तो परिवार में भी कलह है। तो आप क्या भविष्य उनका मान के देख रहे हैं कि जो बीजेपी की योजनाएं, बीजेपी सरकार की जो योजनाएं, एनडीए की जो योजनाएं थी, वो ज़्यादा प्रभावी हैं? ने बिहार के लोगों को पता है, वो जंगल राज लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में किस तरह था पता है, और बीमारू राज कहते थे बिहार को। ऐसे बिहार के अंदर तेज़ी से आज सड़क बन गए, ब्रिज बन गए, फ्लाईओवर बन गए और बड़े बड़े आज जो प्रोजेक्ट
एम्स जैसा हॉस्पिटल और अन्य जो आज हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी और जहाँ माता सीता जी का जो मंदिर जो बन रहा है, जैसे अयोध्या का राम भगवान का मंदिर बना, उसी तरह वहाँ पे भी मंदिर बनाया जा रहा। इस तरह लगभग 10-15 साल से जो विकास लोग देख रहे हैं उसी से प्रभावित है और जंगल राज भी देख चुके हैं। वो जंगल राज को नहीं चाहते थे क्योंकि लालू जी और अपना तेजस्वी यादव ने पता है लोगों को अगर उनको शासन में लाने से क्या मुसीबत था, इसीलिए आज विकास का मुद्दे पर ही लोग आज युवा और महिला बड़ी संख्या में मोदी जी को समर्थन किया। उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी की बात अभी आपने कही, आप खुद तेलंगाना से आते हैं, तो अब क्या संभावनाएं, किस तरह की स्ट्रेटजी आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, खास करके जो दक्षिणी राज्य हों? देखो, दक्षिण में जो तेलंगाना में जो आज कांग्रेस सरकार में आए, झूठे वादा करके, आज फेक वादा करके लोग आए, आज एक भी वादा निभा रहे नहीं। आज 2 साल के अंदर लोग इतना आक्रोश है, जब भी चुनाव हुआ कांग्रेस के विकल्प बीजेपी को देख रहे। ज़रूर मैं दावा के साथ बोलता हूँ आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा। अभी आंध्र प्रदेश में हमारा एनडीए सरकार है, पुदुचेरी में भी एनडीए सरकार है और कल तमिलनाडु में भी चुनाव होगा, तो ज़रूर हमारा एनडीए का गठबंधन है, ज़रूर वहाँ पे भी तमिलनाडु में भी हम जीत हासिल करेंगे। कर्नाटक तो सरकार बनने का पक्का तय हो गया है। सर, मेरा आखिरी सवाल जो है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ है। आप खुद ओबीसी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो पीडीए का नारा देती है। तो ऐसे में उससे जब आप रूबरू हैं, जब आप उससे मुकाबिल हैं, तो किस तरह की स्ट्रेटजी बीजेपी की है, खास करके जो विधानसभा 2027 का? मैं आपके माध्यम से सीधा मैं मुलायम सिंह यादव या हमारे अखिलेश यादव को पूछना चाहता हूँ, 10 साल आप सरकार में थे, यूपीए सरकार, आपके समर्थन से ही मनमोहन सिंह सरकार चला। क्यों आप पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से आप इनकार किया? क्यों मोदी जी आने के बाद ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो दंतहीन का जो आयोग था? उतना ही नहीं, आज हमारे गरीब बच्चे छात्रों को पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय पाठशाला हो, सैनिक स्कूलों में, न्याय विश्वविद्यालय में मोदी जी आने के बाद 27% आरक्षण दिया गया। आपके समर्थन से चले 10 साल की सरकार में क्यों आप लागू नहीं किए? और हमारे मोदी जी के सरकार के अंदर ओबीसी समाज को मान सम्मान गौरव बढ़ा के 27 लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार बना, मगर आप आपके परिवार के हित के लिए काम करते हैं। आपके परिवार के ओबीसी के नाम पर आपके परिवार को आप किस तरह आज शासन में लाए, लोगों को पता है। आपके परिवार के लोगों ही कम से कम 21 लोग जनप्रतिनिधि बने, मगर मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हम बोलते हैं, सभी समाजों को, सभी वर्गों को साथ में लेके आज पिछड़ा वर्ग ही नहीं और आर्थिक रूप से जो गरीब लोग थे उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया और मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का आरक्षण का बिल भी लाया गया। ये आपके नेतृत्व में संभव नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं आप पिछड़ा वर्ग के कोई ठेकेदार नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जो पिछड़ा वर्ग है उसको लेकर अब 2027 की जो सियासत है उससे मुकाबिल है बीजेपी, और उनका साफ कहना है कि ये मुद्दा तो है, साथ ही एक बहुत बड़े सवाल जो हैं वो समाजवादी पार्टी के परिवार पर खड़े किए हैं। जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के, उन्होंने। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।